हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th के लिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ। ये क्लास 10th के आवर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से है। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, जो लगभग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का माना जाता है, जिसको हम ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं या डिप्लेशन ऑफ ओजोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन भी बोलते हैं। तो ओजोन क्या है, ओजोन को पहले समझें। ओजोन एक वैसे तो एक पॉइजनस गैस है, जिसे हम लिखने का इसका फार्मूला ही होता है O3 से शो करते हैं ओजोन को, यानी 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन बनाते हैं। ओजोन बनती कैसे, मैं उसका एक तरीका आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने हेडिंग डाली है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन O3। ओजोन का मतलब O3, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक साथ आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है उसके ऊपर जब यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं, अभी डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा। जो अल्ट्रावायलेट रेज जब O2 के ऊपर रिएक्शन करती हैं, जब ऑक्सीजन के ऊपर पड़ती हैं, तो उस ऑक्सीजन के जो 2 मॉलिक्यूल हैं O2, इनको नेसेंट ऑक्सीजन या हम कह सकते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती हैं। यानी ऑक्सीजन जो O2 एक साथ जुड़े हुए 2 मॉलिक्यूल थे, उनको अलग अलग कर दिया, एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती हैं, या नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं इसको। अब इसी तरह दोबारा कोई O2 इस नेसेंट ऑक्सीजन से, इस एटॉमिक ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाती है, O2 प्लस O मिलकर ये O3 यानी ओजोन बनाते हैं। इस तरह ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ये बात मैंने इस पैरे में लिख रखी है, आप देख सकते हैं जो बातें मैंने बोली। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट सम ऑक्सीजन, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, स्प्लिट कर रही है सम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, किसमें तोड़ रही है, इनटू द नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन कहते हैं इसे हम। ये लिखा नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन, यानी नेसेंट या एटॉमिक ऑक्सीजन में तोड़ दिया इसको। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन फिर O2 से जुड़ गई, क्या बना लिया उसने, O3 यानी ओजोन बना लिया। दिस एटॉमिक ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ये वाली। हाँ, इट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, ये फिर ऑक्सीजन से कंबाइन कर गई और क्या बना लिया इसने, ओजोन बना लिया। बेटा ये ओजोन बना लिया। इस तरह से इस पैरे में मैंने इस पॉइंट को लिख दिया, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कैसे हुआ। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। सपोज ये छोटा सा पोर्शन यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। मान लीजिए ये एक अर्थ है, अर्थ, ये बेटा अर्थ है। ऐसे मत मानो, मैं इसके अंदर लिख ले रहा हूँ तब मानना। अर्थ, ये अर्थ है, सब कुछ ये सब ये अर्थ है, जितना भी एरिया मैंने बनाया अर्थ। एक्चुअली इस अर्थ को चारों तरफ से कवर किए हुए, चारों तरफ से कवर किए हुए इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस अर्थ को चारों तरफ से कवरिंग होती है ऐसे करके, एक कवरिंग, एक कवरिंग है जो चारों तरफ से अर्थ को कवर किए हुए है। यहाँ ऑक्सीजन के 3-3 मॉलिक्यूल ऐसे करके 2-3 मॉलिक्यूल मिल गए। एक्चुअली ये हिस्सा ओजोन कहलाता है, ये ओजोन लेयर है। इसको हम O3 से भी शो करेंगे, O3 ओजोन को। ठीक है बेटा, तो ये एटमॉस्फेयर का, ये अर्थ का सबसे बाहर का जो एरिया है जिसको मैंने रिंग बनाया है, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का जो मैं शो कर रहा हूँ, ये सब ओजोन का लेयर है। ठीक है, ओजोन। अब ओजोन यहाँ तो मौजूद है, आपको दिख रही है। ये ओजोन कैसी होती है, इसमें एक्चुअली यहाँ होता क्या, सबसे पहले एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो सनलाइट हैं, इनकी खासियत थोड़ी सी बता दूं पहले। ये देखिए सन को रेड कलर से शो करेंगे बना के। ये सन रेज हैं, यहाँ सन होगा बेटा इस तरह से। ये सन से रेज आती हैं ऐसे करके, जनरली वो यहाँ इस पर पड़ती हैं, ऑक्सीजन पर यहाँ पड़ती हैं, रेज आ रही हैं, ओजोन से टच हो रही हैं। कुछ रेज ऐसी होती हैं जो, कुछ रेज नाम मात्र को, जो ऐसे अंदर आ सकती हैं इस तरह से। बाकी रेज जो होती हैं जो आई वो ऐसे करके लौट जाती हैं, वापस डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ऐसे आएंगी, ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, फिर आएंगी, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इस तरह से ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो जनरली सनरेज जो आती है, उस सनरेज में यहाँ पर इन सनरेज के साथ ये चीज़ें जो अंदर रेज के फॉर्म में आ रही हैं, इनको यूवी रेडिएशन बोलते हैं हम लोग, यूवी रेज या यूवी रेडिएशन कहते हैं। तो सन से निकलने वाली यूवी रेज जैसे ही निकलती है सन से, और जो एटमॉस्फेयर के चारों तरफ जो एक शील्ड बना हुआ है, एक कवरिंग बनी हुई है एटमॉस्फेयर की, जो ओजोन के 3-3 मॉलिक्यूल ने मिलकर बनाई है। 3 मॉलिक्यूल 1, 2, 3 ओजोन एक साथ मिल गए हैं, एक पूरी शील्ड बन गई है। उस शील्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक, ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है, इस एटमॉस्फेयर, इस अर्थ को कवर कर रही है ये शील्ड, जिसका नाम ओजोन लेयर है। अब जैसे ही सन से निकलने वाली यूवी रेज आती हैं और वो यहाँ पड़ती हैं, ये यूवी रेज बहुत हार्मफुल होती हैं, अभी इनके बारे में बताऊँगा आगे क्या काम करेंगी। तो जैसे ही ओजोन लेयर आती हैं और यहाँ पड़ती हैं इसके ऊपर, ओजोन के ऊपर, तो बेटा ये जो ओजोन लेयर जो होती है ना, ये जो ओजोन लेयर इसको डिफ्लेक्ट कर देती है, इधर उधर दाएं बाएं इधर उधर भेज देती है। टकराएंगी ऐसे ओजोन से और इधर उधर को निकल जाएंगी, डिफ्लेक्ट कर देती है।
ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। वैसे तो कहने को तो ओजोन लेयर एक पॉइजनस गैस है, लेकिन इसकी वजह बताऊंगा आगे पॉइजनस क्यों कहते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ओजोन हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा भी पहुंचा रही है। ये अर्थ पर जो हम मौजूद हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्लोरा और फौना यहाँ मौजूद होते हैं। बहुत सारे प्लांट और एनिमल यहीं पे अर्थ पर ट्रोपोस्फीयर वाले पार्ट में रहते हैं। और अर्थ का सरफेस मैंने बताया आपको ओजोन से कवर रहता है चारों तरफ से। और ओजोन हमें बचा रही है किससे बेटा? यूवी रेडिएशन से, यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, तो यहाँ एक बात बता दूँ, एक डायग्राम यहाँ मैं छोटा सा बना रहा हूँ, तभी आगे की ये लाइन शुरू करूँगा। देखिए कितने लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में, आपने पढ़ रखी होंगी, सोशल में भी बच्चों ने पढ़ा होगा, सोशल के उसमें भी ये टॉपिक आता है, वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितनी लेयर्स एटमॉस्फेयर में, वो बता रहा हूँ मैं आपको। एटमॉस्फेयर में लेयर, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ये ट्रोपोस्फेयर। ये सब मान लो ये पूरा हिस्सा ये अर्थ का ये वाला पार्ट है ना, ये पूरा ऐसे करके बेटा ये ट्रोपोस्फेयर रहा होगा, ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बढ़ेंगे तो कई परतें आती हैं, कई लेयर्स आती हैं। मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ एक एक करके कौन कौन सी लेयर आती हैं। सबसे पहले आती है, इसके ऊपर अगर ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर बढ़ेंगे एक और बढ़ेगी मीजोस्फेयर, और आगे बढ़ेंगे थर्मोस्फेयर, और सबसे ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फेयर। कितनी परतें मैंने आपको बना दी जो होती हैं इस तरह से। तो ये तो ट्रोपोस्फेयर वाला पोर्शन था। इसके ऊपर बनेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर बढ़ते हैं तो मीजोस्फेयर, ये बेटा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के ऊपर बढ़ेंगे तो थर्मोस्फेयर, और सबसे ज़्यादा ऊपर बढ़ेंगे तो एक्सोस्फेयर, सबसे लास्ट में। ये पूरी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। यहाँ ऊपर हम लिख देंगे यहाँ पर एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में इतनी लेयर्स मौजूद होती हैं। अगर एक छोटी सी बात ये बताने जा रहा हूँ आपको, हम कितनी लेयर्स में एटमॉस्फेयर घिरा हुआ है। जो सनरेज आ रही हैं लगातार, यूवी रेडिएशन जो सन से निकल कर आ रही हैं और ओजोन से टकराती हैं, तो ओजोन कहाँ मौजूद है बेटा? वो स्ट्रेटोस्फेयर वाले पार्ट में। तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आपको, यहाँ मौजूद होगी इस जगह से, ये ओजोन होगी। ओजोन ये स्ट्रेटोस्फेयर को कवर किए हुए ये जो ओजोन दिखाई देती है ना, ये एरिया सब, ये सब ओजोन है। मान लो स्ट्रेटोस्फेयर को घेरे हुए ये एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड, इसे हम गुड ओजोन बोलते हैं बेटा, गुड ओजोन। ये कहलाता है गुड ओजोन, ये गुड ओजोन है। अभी बताऊंगा क्यों गुड ओजोन है, इसको गुड ओजोन क्यों कहा। इसी तरह एक ट्रोपोस्फेयर के बाहर भी एक लेयर होती है, थोड़ी बहुत ओजोन यहाँ ट्रोपोस्फेयर वाले हिस्से में भी यहाँ मौजूद होती है जगह। ये कुछ ओजोन जो है यहाँ ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होती है, ये कहलाती है बैड ओजोन। इसको हम बोलते हैं बेटा बैड ओजोन। देखिए दिखा रहा हूँ आपको बना के, दिस इज कॉल्ड, यहाँ लिख दे रहा हूँ जगह नीचे है, बैड ओजोन। अब ये बैड ओजोन हो गई, इट इज़ हार्मफुल। बैड ओजोन बहुत हार्मफुल है, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, प्लांट एनिमल कहाँ रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर वाले पार्ट में जो ओजोन का थोड़ा बहुत पार्ट होता है वो बैड ओजोन कहलाती है। और ये बहुत हार्मफुल है, काय के लिए? इट क्रिएट द प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, ये सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत पैदा होगी इससे बेटा, ठीक है। तो सांस लेने में दिक्कत, ब्रीथिंग में दिक्कत करेगी कौन? बैड ओजोन। तो हमने देखा ओजोन भी दो तरह की होती हैं बच्चों, एक होती है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। जो गुड ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर वाले पार्ट में मौजूद है, ये गुड ओजोन कहलाती है, अभी बताएंगे। और दूसरी जो होती है बैड ओजोन, जो ट्रोपोस्फेयर वाले पार्ट में मौजूद होती है, इट इज़ हार्मफुल बिकॉज इन दिस ट्रोपोस्फेयर एरिया द लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट है, लाइक फ्लोरा एंड फोना, एनिमल और प्लांट्स यहीं इसी ट्रोपोस्फेयर वाले पार्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर यहाँ मौजूद है, थोड़ा बहुत ओजोन यहाँ मौजूद होता है, वो बहुत बैड ओजोन कहलाता है, हार्मफुल होता है, क्योंकि वो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब कहानी यहाँ समझ में आपको आने वाली है। तो पहली लाइन जो मैंने आपको डिस्कस करा, द ओजोन लेयर इज द रीजन ऑफ द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर दैट कंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। जरा ध्यान करिएगा, ओजोन लेयर कहाँ मौजूद है? मैंने बोला स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन में। स्ट्रेटोस्फेयर वाला रीजन है जहाँ ओजोन मौजूद है, और हाई कंसंट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में एक दूसरे को ऑक्सीजन के बाइंड किए हुए होते हैं। ओजोन का मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, कैसे जगह जगह आप बना सकते हैं ऐसे 3 मॉलिक्यूल हर जगह। ओजोन 3 मॉलिक्यूल एक साथ, ये पूरा एक चारों तरफ से एक शील्ड बना रहे हैं, कवरिंग बना रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ओजोन क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर वाले पार्ट में मौजूद होती है, हाई कंसंट्रेशन ओजोन की यहाँ मौजूद है, विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। तो ये लिख दिया उन्होंने, स्ट्रेटोस्फेयर विच प्रोटेक्ट, ये लिखा प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आ रही हैं,
सन से निकलने वाली यूवी रेडिएशन जो बहुत हार्मफुल है वो नीचे आके डायरेक्ट अर्थ तक ना आ जाए, उससे बचाने का काम कौन कर रहा है? ओजोन कर रही है। तो प्रोटेक्ट कर रही है, हमें प्रोटेक्शन कर रही है, ओजोन को, उस यूवी रेडिएशन को नीचे नहीं आने दे रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट इसमें लिया है द ओजोन लेयर या ओजोन शील्ड भी कर रहा है। ये जो कवरिंग बन रही है ना, पूरा कवच सा बन रहा है पूरा अर्थ का चारों तरफ घेरे हुए, इसको ओजोन शील्ड भी कर रहे हैं। इट इज द रीजन ऑफ द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर दैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ज्यादातर तो ये सन की आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे आई हैं टकराई अल्ट्रावायलेट रेज, इधर निकल गई उधर निकल गई, दाएं बाएं निकल जाती हैं। ठीक है, उन्हें डिफ्लेक्ट करता है, उनका डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक पॉइंट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट था। अब एक पॉइंट ये हमने इसमें मेंशन करा है, दिस लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सन हार्मफुल यूवी रेडिएशन से तो बचा रही है। ये कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट एब्जॉर्ब नियर अबाउट 97 to 99% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से आने वाली, अब देखिए कितना बड़ा अमाउंट की बात कर रहा हूँ, 97 से 99% जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से नीचे उतर कर आती है उनसे प्रोटेक्ट कर रही है अर्थ को। कितना बड़ा काम कर रही है, कौन? ओजोन लेयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 97 to 99% जो रेडिएशन आ रही है सन से, उनसे बचा रही है, उनसे प्रोटेक्ट कर रही है अर्थ को। ये ध्यान रखेंगे हम। एक पॉइंट और लिखा है यहाँ कि अगर ये ओजोन ना होती तो क्या प्रॉब्लम होती, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ओजोन ना होती तो सन से आने वाली यूवी रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पर आती, डायरेक्ट ट्रोपोस्फीयर वाले पार्ट पर आती और बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्लांट्स और एनिमल्स को क्रिएट करती। जैसे प्लांट्स के अंदर स्किन डिजीज करती, जैसे स्किन कैंसर हो सकते थे, कैटरेक्ट ऑफ आई, आंख में प्रॉब्लम आ सकती थी। ठीक है, कॉर्निया वाले हिस्से में आंख के कैटरेक्ट ऑफ आई, ये लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर अब्सेंट है मान लो, तो मिलियंस ऑफ द पीपल वुड बी अफेक्टेड बाई स्किन डिजीज। मिलियंस पीपल स्किन डिजीज से अफेक्टेड हो जाएंगे, उसमें खास तौर से स्किन कैंसर होंगे, कैटरेक्ट ऑफ आई, आंख में प्रॉब्लम होगी, और वीकेंड इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होने वाली है अगर ये ऑक्सीजन कहीं से गल गई, ये ओजोन लेयर कहीं से गल गई, या यूवी रेडिएशन किसी कारण अर्थ तक पहुंच गई, तो क्या प्रॉब्लम होगी वो मैंने यहाँ लिख दी है। बहुत सारी स्किन डिजीजेस होती हैं इंसान को, खासतौर से स्किन डिजीज है, स्किन कैंसर और कैटरेक्ट ऑफ आई, और इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। एक पॉइंट और मेंशन किया, आप देखें, यूवी रेडिएशन वुड भी अफेक्ट द एनवायरनमेंट आल्सो। ये एनवायरनमेंट पर भी एक एडवर्सली इफेक्ट डालती है। एडवर्सली इफेक्ट मतलब विपरीत प्रभाव डालती है एनवायरनमेंट के ऊपर भी। इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी। एनवायरनमेंट में जो प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। ये प्रोडक्टिविटी कम करती है। इसके आने से प्लांट भी प्रभावित होते हैं, एनिमल भी प्रभावित होते हैं, दोनों पे असर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया एक पॉइंट मैंने अलग कलर से, इसलिए फाउना यानी एनिमल्स ऑन अर्थ इज आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड बाई यूवी रेज। यूवी रेज से जो एनिमल्स होते हैं अर्थ पर रहने वाले ट्रोपोस्फीयर वाले पार्ट में, वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। साइंटिस्ट ने काम करा है, आजकल जो लगे हुए हैं साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड द होल ऑफ द ओजोन होल। ओजोन होल की बात कर रहा हूँ। डिस्कवर्ड द होल इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में इन्होंने एक होल डिस्कवर किया था। कहाँ किया था? वो जगह का नाम ये लिखा, एंटार्क्टिका रीजन। एंटार्क्टिका एक रीजन है जहाँ पर साइंटिस्ट ने एक होल ऑब्जर्व किया था। होल ऐसा नहीं था कि आर पार होल हो गया हो बेटा, यहाँ तो पूरा आर पार होल हो गया हो। होल का मतलब वहाँ पर जो ओजोन थी वो बहुत पतली हो गई है, बहुत थिन हो गई है, थिनेस्ट बहुत पतली ओजोन हो गई है, उसको हम ओजोन होल बोल रहे हैं। मतलब आर पार होल नहीं हुआ, बिल्कुल आर पार हो गई हो, ऐसा नहीं है। बस ओजोन गल गई है, ओजोन डिप्लेट हो गई है, थोड़ी गल गई है, और वहाँ थोड़ा पतली हो गई है, काफ़ी पतली हो गई, ताकि वहाँ से आसानी से यूवी रेज अंदर आ सकती हैं। उस पतलेपन को कम करने के लिए भी काफ़ी काम किया गया, बताऊँ आपको। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया एक होल, कहाँ ऑब्जर्व किया था? एंटार्क्टिका रीजन। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन टिक में एमसीक्यू में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। द मेन रीजन फॉर द ओजोन को होने का मेन रीजन जो होता है ना, वो CFC गैस है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कह रहे हैं। ये लिखा बेटा, द मेन रीजन, लिखा नहीं है, द मेन रीजन्स फॉर द ओजोन होल। ओजोन होल होने का मेन रीजन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC नाम की एक गैस होती है, जो हमारे घरों से निकलने वाले ACs, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, हमारे घर में जो फ्रिज होते हैं, AC होते हैं, जब हम चलाते हैं उनसे वो गैस निकलती है। जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतनी ज़्यादा ये गैस निकलेगी। ठीक है, तो लिखा कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड भी होती है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं। ये सब नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो CFC नुकसान पहुँचा रही है, जो हमारे घरों में पाए जाने वाले रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट डिस्कस किए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ मेंशन है। ओजोन होल के बारे में बताया गया, समझाने की कोशिश की गई है। ओजोन लेयर डिप्लेशन is gradually thinning of the earth ozone layer is the upper। तो थिनिंग, ग्रेजुअल थिनिंग का मतलब क्या?
मतलब पतली, धीरे धीरे पतली हुई है, आर पार होल नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, आर पार होल नहीं हुआ है, पतली हो गई, इसलिए शो किया है ग्रेजुअल थिनिंग हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट इज काज ड्यू टू रिलीज ऑफ सम केमिकल कंपाउंड। ये ऐसा क्यों हुआ है, ओजोन पतली क्यों हुई है? क्योंकि हम जो डिफरेंट डिवाइसेस यूज करते हैं, उन डिवाइसेस से जो हार्मफुल केमिकल्स निकल रहे हैं, जैसे कौन कौन से केमिकल्स कंटेनिंग गैसेस लाइक ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ये निकल रही है, सबसे हार्मफुल गैसेस हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज या अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रीज से या दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से निकलने वाली ये क्लोरीन और ब्रोमीन गैसेस सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, ये ध्यान रखना इसमें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान करेंगे आप लोग, ठीक है। कह रहे हैं, इसी में बता रहे हैं, इन द एटमॉस्फेयर कम इन द कॉन्टेक्ट, जब ये क्लोरीन ब्रोमीन कॉन्टैक्ट में आती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, विद द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के, दे डिस्ट्रॉय द ओजोन मालिक्यूल, ये ओजोन मालिक्यूल को डिस्ट्रॉय करती हैं। अब जो पॉइंट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए कलर चेंज कर दिया। यहाँ देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन का जो 1 मॉलिक्यूल है, ये दिखाया था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। जरा सोचें, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ओजोन के कितने, लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम ध्यान रखेंगे। अब बात आती है प्रिवेंटिंग मेजर, कैसे से रोकथाम किया जाए। रोकथाम करने के लिए जब लोगों को पता चला कि साहब एंटार्क्टिका रीजन पे होल मतलब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व कर लिया है, आप पिक्चर देखेंगे, आपकी किताब में बनी होगी, मंजेटा कलर का एक होल टाइप का सा गोल सर्किल बना होगा और यहाँ पे एक मंजेटा कलर का होल सा दिखाई दे रहा होगा, उसे ओजोन होल कहते हैं। मैं अभी बना देता मेरे डायग्राम पर, जगह मतलब बोर्ड पे जगह नहीं है, नहीं मैं डायग्राम अभी शो कर देता बना के आपको, कहें तो थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ, मान लीजिए ये मान लीजिए कोई अर्थ है, ये सपोज अर्थ का एरिया मैंने लिया, इसमें अर्थ में आप देखिएगा पिक्चर आपके दिखाई देगी ऐसे करके, एक अजीब तरीके का एक ऐसे एक होल टाइप का सही ऐसे दिखाई देगा ऐसे, ये होल जो दिख रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ये इसी को तो ओजोन होल कहा जा रहा है। एक्चुअली ओजोन होल यही तो कहला रहा है, लेकिन होल आर पार नहीं है, ये थिनेस्ट लेयर हो गई, ये एंटार्क्टिका रीजन है, ये वाला हिस्सा जो है एंटार्क्टिका रीजन है, ये एंटार्क्टिका रीजन है, इसके चारों तरफ यहाँ पर एक होल सा है, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर दिखाई दे रहा है, जिसे ओजोन होल बोल रहे हैं, ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। अब बात आती है प्रिवेंटिंग मेजर, कैसे इसका रोकथाम किया जाए। तो उसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब बना था, ये डिफरेंट कई देश उसमें इकट्ठे हुए थे, उनकी एक मीटिंग हुई थी। कब हुई थी बेटा, ये ध्यान रखना, 1987 में। इसको हम शॉर्टकट में यूनेप, UNEP के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म इसकी ये होती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये एक मीटिंग का नाम था इसके, यूनेप इसको बोला गया था, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। बहुत सारे देश उसमें इकट्ठे हुए, एक मीटिंग हुई, सभी देशों के प्रतिनिधित्व अलग अलग लोगों ने आके किया और एक बात पे सबकी सहमति हुई कि हाँ वाकई में हमें ऐसी कोई डिवाइसेस, ऐसी चीज़ें कम से कम यूज़ करना है जो एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रही हैं, एनवायरनमेंट को नष्ट कर रही हैं। वो कौन सी चीज़ें, उनका नाम बता दूँ मैं आपको, वो कौन, जिनको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, शॉर्ट में ODS कहते हैं। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस यानी वो सब्सटेंस जो ओजोन को डिप्लेट कर रहे हैं, ओजोन को गला रहे हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल करना, उनकी हर तरह से उनको उनमें कमी लाना है। तो ये सभी लोग, सभी देशों के लोग, जब एक मीटिंग हुई थी जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया था और उसका नाम रखा गया था, उसको एक पूरे सदस्य जो इकट्ठे हुए थे, पूरी टीम, उसको यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इन्होंने किस चीज़ पर काम किया था, टू स्टॉप द यूज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ द ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। मतलब जो भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं जिनसे ओजोन को नुकसान पहुंच सकता है, उसको हर देश एक बात पर राजी हो गया था, कम से कम उसका उपयोग किया जाएगा, उसे कम करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, मतलब मिनिमाइज करने की कोशिश की गई हर तरफ से। अब कॉजेज क्या होते हैं इसके, कोई कारण पूछ ले, ओजोन डिप्लेशन के क्या कॉजेज हैं। पहला कारण बताइए, द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज CFC। मैं पहले बोला आपको, ये पॉइंट तो हमेशा दिमाग में आपके रहना चाहिए। द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लेशन का जो मेन कारण है, कॉजेज का मतलब कारण, क्या कारण है, पहला कारण है मेन कॉज ऑफ द ओजोन डिप्लेशन इज CFC, पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच रिलीज, अब देखिए इनसे क्या निकल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, विच रिलीज फ्रॉम द सॉल्वेंट, स्प्रे, किन किन से निकलते हैं ये सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनसे, स्प्रे जो होते हैं स्प्रे से, एरोसोल से, रेफ्रिजरेटर से और एयर कंडीशनर यानी AC से। तो AC हो या रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रिज हो या एरोसोल हो या सॉल्वेंट हो या स्प्रे हो, इन सब से CFC निकलती है, ये समझ लीजिए आप। ये सब नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। एक और मैंने इसका कारण यहाँ लिखा है, अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, इतनी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं,
इतने रॉकेट दागे जा रहे हैं। अभी भी देखिए जगह जगह कितने देशों में यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, अभी दूसरा एक युद्ध और चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, कितने रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, कितना एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो रहा है इनसे। इस बात पे लोगों को ध्यान नहीं देना। ऐसा माना गया कि ये चीज़ ऐसी जारी रही 2050 तक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ओजोन लेयर का, ऐसा माना गया है इन रॉकेट्स की वजह से। ठीक है, अब आप दूसरा एक कारण और बताया, नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स भी हैं जो इसका एक कारण माने जाते हैं, जिसमें देखिए 2 चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये 2 गैसें हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये भी कारण है इसको ओजोन को डिप्लेट करने में हेल्प करती हैं। दूसरी चीज़ ये जो नेचुरल कॉजेज़ हैं, इसमें ख़ास तौर से वॉल्केनो, नेचुरल कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, बहुत कम होते हैं, हालांकि 1 से 2%, 1 to 2% यानी 1 या 2% के आसपास इसमें वॉल्केनोज हो सकते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे जो लावा निकलता है, जो गर्मी निकलती है, जो केमिकल्स निकलते हैं, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, और सन स्पॉट्स होते हैं, उनसे भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक चीज़ और बताई गई, इसमें इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस पर इसमें इफेक्ट बताए गए ओजोन डिप्लेशन के। पहला इफेक्ट बताया गया इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, खासतौर से कैंसर हो सकता है ह्यूमन को, सनबर्न हो सकता है, स्किन जल जाती है ना, सनबर्न बोलते हैं, कैटरेक्ट ऑफ आई, आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। ये पहला इफेक्ट तो ह्यूमन हेल्थ पे पड़ रहा है इसका। दूसरा इफेक्ट ऑन एनिमल्स, एनिमल्स में वही कैंसर वाली बात मैंने बताई, ये इफेक्ट हो सकता है, और भी डिजीज़ हो सकती है। दूसरा इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, इट रिड्यूस द प्लांट प्रोडक्टिविटी, प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है, एक इफेक्ट ये भी पड़ता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है प्लांट्स का। दूसरा एक इफेक्ट और है इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ, समुद्र के अंदर मरीन लाइफ मतलब समुद्री लाइफ जो होती है, उसमें खास तौर से फाइटोप्लैंक्टन की संख्या काफ़ी घट जाती है, वो बहुत सारे इस तरह के केमिकल इफेक्ट की वजह से, एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से। एक पॉइंट मैंने नोट कर लिखवाया बेटा, गुड ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये मैंने आपको बोला था अभी, जो गुड ओजोन प्रेजेंट होती है ना, गुड ओजोन वो कहाँ, स्ट्रेटोस्फीयर वाले पार्ट में मौजूद होती है, जो वो मैंने बनाकर आपको दिखाई वहाँ डायग्राम में। ठीक है, और ऐसा माना गया, और जो बैड ओजोन है वो कहाँ है, वो ट्रोपोस्फीयर वाले पार्ट में, ये भी आप याद रखना, बैड ओजोन इन ट्रोपोस्फीयर एंड गुड ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज मैंने बोली, द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर इज 13 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आ सकता है कि ट्रोपोस्फीयर की हाइट कितनी होती है, तो आपको मालूम चाहिए 13 किलोमीटर के आसपास। और ट्रोपोस्फीयर से लेके कहाँ तक, स्ट्रेटोस्फीयर तक का जो एरिया है वो लगभग अप टू 50 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। 50 किलोमीटर ऐसे में ऊपर जाएंगे हम तो वहाँ तक स्ट्रेटोस्फीयर का एरिया होता है। अब उसके ऊपर भी देखिए कितनी लेयर है, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये कई लेयर्स में हमारा एटमॉस्फेयर बटा हुआ होता है। अब अंदाज लगा सकते हैं आप, ये जो टूटते हैं ना क्लोरीन मालिक्यूल, टूटने का एक कारण मैं आपको बता दूं कैसे टूटते हैं, एक हिंट दे रहा हूँ आपको। ये क्लोरीन जो हमें नुकसान पहुँचा रही है, कि क्वेश्चन कहाँ लिख दूँ, कोई जगह नहीं मिल पा रही है मुझको, देखिए यहाँ लेता हूँ इस जगह, ये थोड़ा सा मुझे स्पॉट मिल रहा है, यहाँ एक इक्वेशन बता रहा हूँ क्या घटना क्या घटती है। क्लोरीन मालिक्यूल जो CO2 होते हैं, Cl2 क्लोरीन जो निकल रही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, पहले ओजोन से रिएक्ट करती है, वो बनाती क्या, देखो इट रिएक्ट विद द O3 और बनाई क्या, ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ऐसे टूटती है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इस इक्वेशन के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो हम ट्रोपोस्फीयर में यूज़ कर रहे हैं अपने एरिए में, जहाँ पर हम रहते हैं अर्थ पर, AC रेफ्रिजरेटर, उनसे जो CFC निकल रही है, और ये सब तमाम गैसेस क्लोरीन ब्रोमीन सब निकलती हैं, तो ये रुकती नहीं है एटमॉस्फेयर पे, यहाँ पर अर्थ पर, ये सीधी चली जाती हैं एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में, और सीधी वहाँ रुकेंगी जाके कहाँ, ट्रोपोस्फीयर वाले पार्ट में, कहाँ, ओजोन वाले, जहाँ ओजोन के लेयर बनी हुई पूरी, और जैसी ओजोन के लेयर वहाँ पहुँचेंगी क्लोरीन, वो क्या काम करेगी, सबसे पहले ये ओजोन के जो 3 मॉलिक्यूल एक साथ है O3, ये देखिए क्या काम करेगी, क्लोरीन रिएक्ट विद द O3, यानी ओजोन से रिएक्ट कर जाएगी, काय में तोड़ देगी, क्लोरीन मोनोऑक्साइड में, ClO में, और O2 को अलग कर देगी, मतलब क्लोरीन को बर्बाद, उन्हें ओजोन को बर्बाद कर दिया, ओजोन तोड़ के उन्हें ऑक्सीजन बना दी इसकी। अब दोबारा एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा क्लोरीन का, क्लोरीन के तो बहुत होते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का डिस्ट्रॉय करता है लगभग 1 लाख, बताया था मैंने, ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय द 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, ओजोन के लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है, क्लोरीन रिएक्ट विद द ओजोन, जैसे ओजोन से रिएक्ट करेगी क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है, ClO प्लस O2, ऐसे तोड़ती रहती है लगातार O2 को, ये जो O3 जुड़े हुए हैं 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए, उनको तोड़ती रहती है लगातार, ब्रेक करती रहती है क्लोरीन, ठीक है, उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती रहती है, इस तरह ये नुकसान पहुँचाती है। तो कुल मिला के मैंने ये कई चीज़ें आपको डिस्कस किया, क्वेश्चन कहीं से भी निकल के आ सकता है कि आपको
कि मतलब पूछ लेंगे ओजोन लेयर किस लेयर में, कौन सी लेयर में एटमॉस्फेयर की मौजूद है, आप स्ट्रेटोस्फेयर में टिक लगाएं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ आपको बता सकते हैं कि इसमें फार्मेशन ऑफ ओजोन आपको याद रखना है, ओजोन शील्ड के बारे में भी याद रखना है, कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही हैं इनको याद रखना है बेटा, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, प्लांट एनिमल पे इसका एडवर्स इफेक्ट मिल रहा है, ये भी देखने को बताना है हमको। ठीक है, ये भी बताना है क्लोरीन और ब्रोमीन जो डिफरेंट एक्टिविटीज से निकल के, ह्यूमन एक्टिविटी से, इंडस्ट्री से निकल रही हैं, वो नुकसान पहुंचा रही हैं एटमॉस्फेयर को, ओजोन से रिएक्ट करती हैं और लगभग 1 क्लोरीन का मालिक्यूल जो होता है ओजोन के 1 लाख मालिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। किस तरह से एक संस्था बनी जिसका नाम, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक तैयार हुआ था जो यूनेप के नाम से जाना जाता है, इसको हम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम कहते हैं, जो 1987 तैयार किया गया था। इसमें सभी देशों के जो लोग अध्यक्ष इकट्ठे हुए थे उन्होंने क्या एक बात पर सब सहमत थे कि जितने भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस यानी ODS हैं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, उनको हर हालत में अपने देशों में लोग कम करेंगे ताकि एनवायरमेंटल इफेक्ट ठीक हो सके। जो प्रॉब्लम हुई है ओजोन की थिनिंग हो गई थी, क्योंकि साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्व किया था एंटार्क्टिका पे एक होल सा बन रहा है, थिनिंग ऑफ द ओजोन हो रही है, उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। अब कारण पूछ सकते हैं, मेन कारण तो CFC होता है। ठीक है, दूसरा कारण बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं, नेचुरल इफेक्ट हैं, कुछ और इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे इफेक्ट पूछ ले क्या क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ हो रहे हैं, इफेक्ट ऑन एनिमल्स हो रहे हैं, इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट हो रहा है, इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ हो रहा है। गुड ओजोन जो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गुड ओजोन का मौजूद होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। बैड ओजोन का मौजूद होती है ट्रोपोस्फीयर में, जो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम कॉज करती है। ठीक है, ध्यान रखना। और एवरेज हाइट जो होती है ट्रोपोस्फीयर की वो 13 किलोमीटर तक होती है, और ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर के जो बीच का जो एरिया, जो दूरी है ऐसे में, वो लगभग 50 किलोमीटर होती है। आई होप ये वीडियो बेटा आपको समझ में आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।